नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रभात और आपके लिए समसामयिक विषयों में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने आज लेकर आया हूं और वो है बिहार जातिगत आधारित जनगणना 2023। और इस टॉपिक को लेकर बिहार में आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता रहेगा, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस हो। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपने देखा कि बिहार जातिगत आधारित जनगणना को राज्य पब्लिश करने वाला पहला राज्य बन गया है। ध्यान दीजिएगा, बिहार जातिगत जनगणना का इतिहास पुराना जातिगत जनगणना का इतिहास पुराना है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य ने अपने जातिगत जनगणना के रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। इसकी मांग बिहार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर अब रिपोर्ट आ चुका है। तो आइए इस रिपोर्ट को हम लोग भी अब सार्वजनिक करके, हालांकि आपने विभिन्न मैगजीनों के माध्यम से, तो हमने भी यहाँ पे एक मैगजीन की कटिंग को लगाया हुआ है और आपके लिए उन सारे आंकड़ों की हम बात करेंगे जिस आंकड़े से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पे बिहार की जातिगत जनगणना रिपोर्ट में क्या क्या चीजें कही गई हैं। सबसे पहले समझिए कि ये बिहार जो जनगणना रिपोर्ट हुआ है, ये मुख्यतः दो भागों में ये जनगणना कराई गई है। जनगणना जब स्टार्ट हुआ था तो इसके ऊपर केस के कारण हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ रोक भी लगाया था, लेकिन फिर पटना हाई कोर्ट ने इसे लागू कर दिया। तो जातिगत जनगणना जो है राज्य विषय का सबसे पहले विषय है। संवैधानिक रूप की यदि हम बात करें तो ये डीपीएसपी के भाग 4 को बढ़ावा देता है। राज्य के अंतर्गत राज्य अपने कल्याण के लिए ऐसे जनगणना को करा सकती है, तो संवैधानिक बाध्यता तो खैर इसके ऊपर नहीं है। आइए इन आंकड़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जनवरी से मई के बीच में ये जातिगत जनगणना को कराया गया था। जातिगत जनगणना के अंतर्गत कुल मिला के 17 प्रश्न पूछे गए हैं। कुल मिला के 17 प्रश्न पूछे गए हैं और इस 17 प्रश्न के पूछने के बाद अंततः आप देखेंगे कि सरकार ने अपने इस जनगणना रिपोर्ट को 2 अक्टूबर 2023 को जारी कर दिया। आप यहाँ पे देख पाएंगे 2 अक्टूबर 2023 को सरकार ने इस जनगणना रिपोर्ट को जारी कर दिया है। इस जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात, जानने वाली बात यह है कि सरकार ने अपने जनगणना के कुल संख्या को बताया है। तो सरकार ने कहा है कि हमारे यहाँ कुल जो बिहार में अब जनसंख्या हो गई है वो 13,07,25,310 जनसंख्या है। जबकि आपको याद होगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी लगभग। तो अब बिहार की जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 13,07,25,310। इन 13,07,25,310 जनसंख्या में आप देखेंगे कि 12,53,00,000 लगभग जनसंख्या जो है वो बिहार के अंदर रहती है, जबकि बिहारी होने के बावजूद यहाँ से 73,22,072 और 22 लोग जो हैं वो बिहार से बाहर रहते हैं। बिहार से बाहर आने का तात्पर्य ये है कि निश्चित रूप से ये प्रवासी हैं। प्रवासी कहने का मतलब कि ये अपने नौकरी के या जीवन निर्वाह के लिए अपने नौकरी के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी दूसरे राज्यों में रह रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं। ठीक है, तो जनगणना रिपोर्ट से महत्वपूर्ण 2 अक्टूबर को इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। गांधी जयंती का वो दिन था। 13,07,00,000 जनसंख्या बताई गई है। 12.53 करोड़ जनसंख्या बिहार में रह रही है। 0.53 करोड़ जनसंख्या जो है बिहार के बाहर रह रही है। इसमें आप देखेंगे पुरुषों का संख्या आप देखें तो 6,41,00,000 है, जबकि महिलाओं की संख्या आप यदि देख रहे हैं तो 6,21,00,000 है। और इसके आधार पर यदि आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ जो अब लिंगा अनुपात हो गया है वो 953 हो गया है, जो कि बिहार के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि पहले जो ये 914-918 के बीच में आंकड़ा हुआ करता था, अब ये बढ़कर, आपको याद होगा कि बच्चों के भी अनुपात जो है वो 935 हुआ करता था 2011 में, लेकिन अब ये जनगणना के अंतर्गत आप देखेंगे कि बिहार में लिंगा अनुपात जो है 953 हो गया है। आइए अब इसके आधार पर जातिगत जो ये जनगणना हुआ है इसमें सरकार की मंशा क्या थी, सरकार का उद्देश्य क्या था, क्या चाह रही थी सरकार, क्यों बार बार इसका डिमांड उठ रहा था, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो आइए कुछ अगले आंकड़ों की तरफ देख लेते हैं। अगला आंकड़ा आपके सामने है कि इस जनसंख्या के अंतर्गत हमने देखा है कि अब सरकार ने इस चीज को पब्लिश किया है कि हमारे अंतर्गत इस पूरे 13,07,00,000 की जनसंख्या में से कुल 27.1286% जो है वो पिछड़ा वर्ग है, जबकि 36.0141% जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग है। मतलब यदि आप इसको जोड़ा रहे, पिछड़ा मतलब बैकवर्ड कास्ट,
तो आप इन दोनों को ही जोड़ लें तो हमारा आंकड़ा 63% को क्रॉस कर जाता है। और इसके अलावा यदि और भी आप जोड़ लें, अनुसूचित जाति जो है वो 19% हो गया, 19.6%, एसटी की संख्या 1.68% हो गई है। और सबसे जानने वाली बात यह है कि जो अनारक्षित वर्ग है उनका कुल जनसंख्या का जो अनुपात है, जनसंख्या का प्रतिशत है, वो 15.5224% है। सरकार ने ये आंकड़े जारी कर दी हैं और आंकड़े में इसके अलावा सरकार ने और भी आंकड़े जारी किए हैं। अब ये जातिगत के तो उप विभाजन थे, अब यहाँ से सरकार ने धर्म के आधार पे भी अपने आंकड़ों को पब्लिश किया है। सरकार ने धर्म के आधार पे अपने आंकड़ों को बताते हुए कहा है कि हमारे यहाँ जो मुख्य रूप से 2 धर्मों का निवास है, इस धर्मों का निवास में आप देखेंगे कि 10,71,00,000 जनसंख्या जो हिंदुओं की है, जो प्रतिशत में लगभग 82% के आसपास हो रहा है। और इस्लाम की संख्या आप यहाँ पे देखेंगे, मुस्लिमों की संख्या यहाँ पे लगभग 2 करोड़, अच्छी खासी जनसंख्या यहाँ पे है, लगभग 2,31,00,000 है। और कुल मिला के 70.70% आप देखेंगे मुस्लिमों की संख्या है। बाकी अन्य में आप देख लेंगे तो इसी को आप जुड़ा लीजिए तो आप यहाँ पे लगभग 98% के 99% के आसपास आते हैं और अन्य में बाकी सारी जनसंख्याएं हैं। अब यहाँ से सरकार का जो मुख्य काम था वो देखिए आप, सरकार चाह रही थी कि हम जाति आधारित जनगणना कराएं, मतलब अब जातियों की संख्या, तो जाति जो बिहार ने कैलकुलेट किया है उसके अनुसार कहा है बिहार ने कि जाति जो है बिहार में वो 215 है। जी हाँ, बिहार में जातियों की संख्या 215 सरकार ने बताई गई है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पीटी हो या मेंस हो, हर जगह इसके ऊपर प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। इसके पहले आपने देखा होगा कि 190 जातियों की इस श्रेणी की, ये देखिए आप यहाँ पे राज्य के विभिन्न जातियों उपजातियों की संख्या कितनी है, 215 है, जिनकी आबादी 1% से अधिक है। तो जो कुल जनसंख्या आप देखेंगे 1% से अधिक है। और इस प्रकार 190 जातियों की इस श्रेणी में जिसकी जनसंख्या 1% से कम भी है। तो आप देख लीजिए कि बिहार में जातिगत जनगणना में जो 215 जातियां पाई गई हैं उसमें सबसे ज्यादा, आप देखिए अब आंकड़ों को देखिए यहाँ पे, तो 215 जातियां बिहार में, अब जाति उपजाति को मिला के 215 है। सर्वाधिक आप देखिए कि यादवों की संख्या 14.27%। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या आप देख रहे हैं 14.27% वो यादवों की है। दूसरे नंबर पर रविदास आते हैं जिसकी जनसंख्या 5.25% है। कुशवाहा 4.21% है। 3 जो इलाइट ग्रुप आप देख रहे हैं जिसमें ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार को देखें तो आप ब्राह्मणों की संख्या को देखेंगे 3.66%, राजपूत 3.45% और जो आप देख रहे हैं भूमिहार 2.86% को आप देखेंगे। इसमें सबसे जानने वाली बात यहाँ पे देखिए, कुर्मी जिसे मुख्यमंत्री खुद बिलोंग करते हैं तो 2.88% है। तो ये सरकार ने अपने कुल मिला के आंकड़ों को पब्लिश कर दिया है। अब आइए इसके अन्य तथ्यों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बिहार ने पहली बार जातिगत जनगणना की है, तो आपको उत्तर मिलेगा नहीं सर, बिहार ने पहली बार जातिगत जनगणना नहीं कराई है। इसके पहले भी राज्यों ने जातिगत जनगणनाएं कराई हुई हैं, लेकिन तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे जातिगत जनगणना हुई है, लेकिन आज तक किसी भी राज्य ने अपने जातिगत जनगणना को पब्लिश नहीं किया था। इसके पहले सरकार जब 2011 का राष्ट्रीय जनगणना जब हुआ था वहां भी जातिगत जनगणना उपलब्ध थे, आंकड़े उपलब्ध थे, लेकिन सरकार ने इस आंकड़े का कभी भी आंकड़े को रिवील नहीं किया। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरा जो कि भारत विविधताओं का देश है उसमें और छोटे छोटे पॉकेट बन सकते हैं। जनसंख्या के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो भारत की जनसंख्या का इतिहास 1980 ब्रिटिश काल से शुरू होता है। 1872 लॉर्ड मेयो का समय आपको याद आ रहा होगा। फिर उसके बाद 1881 से इसको नियमित किया गया और उसके बाद आप देखेंगे कि 2011 का जनसंख्या जनगणना जो है लेटेस्ट है। ऑलरेडी 2021 की जनगणना का रिपोर्ट का इंतजार है जो कि अभी वो चल रहा है। तो ये बिहार में जनगणना के इतिहास के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी कर लें। और बिहार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का यह पहला राज्य बन गया है, सबसे बड़ी बात यह है। और पूरे देश में कहीं भी 1931 के पश्चात जाति सर्वे के आंकड़े नहीं आए थे। इसके पहले तो लास्ट जो जाति सर्वे का आंकड़े आया था वो 1931 में आया था। उसका सरकार ने कभी भी अपने जातिगत आंकड़ों को कभी भी जारी नहीं किया था। उसका कारण है कि आप देखिए कि सिर्फ बिहार में यदि आप देख लें कि केवल बिहार में ही 215 यदि जातियां हैं तो पूरे भारत में कितनी जातियां होंगी। यही कारण है कि सरकार कभी भी अपने आंकड़े को पब्लिश नहीं करती है। अब आप देखिए सरकार ने आंकड़े को प्रदर्शित करते हुए एक और चीज आपके सामने रख दिया है। अभी ये जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक एक दिन पहले यहाँ पे देखिए 21
नवंबर को सरकार ने अपने इस आंकड़ों के आधार पर अपने पूरे आरक्षण कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव कर दिया है। अब आरक्षण कॉन्फ़िगरेशन का ये गजट आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं 970। इस गजट को 21 नवंबर से इस गजट को लागू किया गया है। और अब आप देख लीजिए यहाँ पे गजट के इस बिंदुओं को देख लीजिए। यहाँ पे सरकार ने अपने संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव करते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण की कुल सीमा को 75% तक बढ़ा दिया है। और 75% की इस सीमा के बाद आप देखेंगे कि जो गैर आरक्षित सीट है, मतलब जो जनरल को मिलने वाले हैं, वहां अब इसकी संख्या केवल जनरल या ऐसे लोग जो बिहार निवासी नहीं है, वो बिहार में यदि एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए केवल अब 25% सीटें ही रह गई हैं। तो अब आप समझ लीजिए, इससे संबंधित कुछ केस भी आपको याद आना चाहिए। इस गजट को आप समय देकर पढ़ सकते हैं, लंबा गजट है। तो गजट के ऊपर आप देख लीजिए कि इसके पहले भी कई सारे गजट आरक्षण सीमा से महत्वपूर्ण कुछ केस भी हैं। जिस केस का सबसे जो पॉपुलर केस है वो केस है आपको इंदिरा साहनी का केस, 1992 का केस आपको याद आ रहा होगा। इस केस में हम लोगों ने देखा था कि एक सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक डिसीजन था, जिस डिसीजन में कहा गया था कि किसी भी सूरत में 50% से आरक्षण को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन आज देख रहे हैं कि सरकार बिहार अकेला ही नहीं है, जबकि इसके अलावा तमिलनाडु सर्वाधिक आरक्षण देती है अपने राज्य के नागरिकों को। तो यहाँ पे आप देखिए कि इस केस को आप याद रखिएगा, आने वाले समय में इसके ऊपर कई सारे डिबेट संभव हैं। और संविधान के भाग 4 के अंतर्गत डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य के पास ये अधिकार दिया हुआ है कि राज्य अपने जन कल्याण के लिए इस आरक्षण में बदलाव कर सकती है। लेकिन किस हद तक आरक्षण में बदलाव कर सकती है, क्या इस हद तक आरक्षण देना सही है, ये सब अब एज ए स्टूडेंट भी आप सोच सकते हैं कि क्या आने वाले जनसंख्या में अब यहाँ से जो प्रश्न आने वाले समय में आपके लिए बन सकता है, वो प्रश्न इसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही चीज़ों की चर्चा है। तो आंकड़े रहें, और इस आंकड़े के आधार पे आप मैगजीन के आधार पे या किसी भी चीज़ के आधार पे इस पक्ष और विपक्ष के रूप में आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। और हमें उम्मीद है कि इन आंकड़ों से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, और इससे आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से, चाहे वो पीटी हो चाहे वो मेंस हो, हर जगह आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके ज्ञान में कुछ न कुछ वर्धन होगा और ये आंकड़े आपके लिए उपयोगी होंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, मैं प्रभात कुमार आपसे विदा लेता हूं और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको लगता है कि आपके लिए कंटेंट सही है तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके ऊपर अगले वीडियो को देखने के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए जय